हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग ये जो अभी इसके पहले एक टॉपिक पढ़े थे हम लोग, ध्वनि जो साउंड और साउंड वेव पढ़े थे, उसमें एक टॉपिक ये बचा था डॉपलर प्रभाव। उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे थे। इसके पहले वो वीडियो है, आप लोग देख लेना जाके। अब हम लोग इसमें समझेंगे डॉपलर प्रभाव क्या होता है, इसका ध्वनि से संबंध क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर हम देखेंगे डॉपलर प्रभाव का अनुप्रयोग क्या होता है, ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इसको हम कैसे समझ पाएँ, कैसे एज्यूम करेंगे कि हाँ यही डॉपलर प्रभाव होता है, ये देखेंगे। और इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा कि ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि की प्रबलता में क्या अंतर होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कभी कभी इसमें बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है कि भाई ये ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि की प्रबलता जो है एक ही है कि अलग अलग हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, हम लोग इसको समझेंगे। और फिर एक आएगा इसके बाद प्रघाती तरंगे, जिसे इंग्लिश में शॉक वेव बोला जाता है। हम लोग इसके बारे में देखेंगे प्रघाती तरंगे क्या होती हैं, कहाँ से निकलती हैं और इनका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, इसके देख लेंगे। और फिर हम लास्ट में ये देखेंगे मैक संख्या क्या होती है, कि कभी कभी हमें ये सुनने को मिलता है कि भाई ये इसकी स्पीड सुपरसोनिक है या इसकी हाइपरसोनिक है। इनके सब में बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है, इसमें भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये डॉपलर प्रभाव क्या होता है। दोस्तों, डॉपलर प्रभाव क्या होता है, डॉपलर प्रभाव के लिए ज़रूरी है कि कहीं से आवाज़ निकल रही हो, जिसे हम लोग कहते हैं ध्वनि स्रोत, कहीं से ध्वनि निकल रही हो, और एक होना चाहिए ध्वनि श्रोता, कोई ध्वनि सुनने वाला होना चाहिए। तो उन दोनों के बीच म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए, यानी सापेक्षिक गति होनी चाहिए। जो है एक यानी कि जो ध्वनि निकाल रहा है या तो वो सुनने वाले के पास जा रहा हो या तो सुनने वाला ध्वनि निकालने वाले के पास जा रहा हो। तो उन दोनों के बीच एक सापेक्षिक गति होती है। तो जो सुनने वाला होता है ध्वनि, उससे ध्वनि जो है थोड़ा घट बढ़ सुनाई देती है। जितनी इंटेंसिटी से या जितनी आवृत्ति से वो ध्वनि निकल रही है, उतना तेज़ी से उसको नहीं सुनाई देता है, उसको जो है आवृत्ति घट बढ़ करके सुनाई देती है। तो यही जो ध्वनि में परिवर्तन होता है, यही डॉपलर प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए आप खड़े हो कहीं पे, स्टेशन पर आप खड़े हो, तो आपको रेलवे की जो है मान लीजिए सीटी बजाते हुए एक ट्रेन आ रही है, तो थोड़ा दूर रहेगी तो उसकी आवाज़ जो है बहुत हल्की आपको सुनाई देगी। और जैसे जैसे वो ट्रेन आपके पास आती चली जाएगी, उसकी आवाज़ जो है बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी, बहुत कड़क होती चली जाएगी, आपके कानों पर बहुत ज़्यादा तेज चुभेगी। तो जैसे ही आपको पार करेगी, फिर जो है उसकी आवाज़ जो है धीरे धीरे जो है हल्की होती चली जाएगी। तो यही जो उसके आवाज़ में, जो उसकी तीव्रता में, उसकी इंटेंसिटी में, उसकी आवृत्ति में, उसकी जो तीक्ष्णता में परिवर्तन आ रहा है, यही होता है डॉपलर प्रभाव। तो हम लोग देख ले, यही होता है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के लिए ये 2-3 कंडीशंस होते हैं दोस्त। या तो जो ट्रेन आ रही है, मतलब ध्वनि श्रोता है, या तो वो आ रही है सुनने वाले के पास, या तो सुनने वाला जा रहा हो, या तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हों। यानी कि ये नहीं कि ट्रेन खड़ी होकर सीटी बजा रही है, आप खड़ा होकर सुन रहे हैं, तब ये लागू नहीं होगा। और यह भी लागू नहीं होगा कि ट्रेन खड़ी होकर ट्रेन सीटी बजाते हुए 10 की स्पीड से आ रही है और आप भी जो है सुनते हुए 10 की स्पीड से ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशंस नहीं लागू होगा। यानी कि सापेक्षिक गति, यानी इन दोनों की जो गति होनी चाहिए, घट बढ़ होनी चाहिए, आगे पीछे होनी चाहिए, कम बेसी होनी चाहिए। तो यही होता है ये डॉपलर प्रभाव, हम लोग समझ लिए। तो ये इसमें जो है ऐसा अगर होता है, सापेक्षिक गति होती है, तो जो सुनने वाला ध्वनि होता है, तो उसको ध्वनि की जो है मेन आवृत्ति, जितनी आवृत्ति से ध्वनि निकल रही है, उससे डिफरेंस सुनाई देती है। तो यही होता है ये डॉपलर प्रभाव। अब हम लोग देखते हैं इसका उपयोग, अनुप्रयोग होता है, कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है ये। तो ये डॉपलर प्रभाव कि जैसे मान लीजिए कहीं अगर चेक होती है, कहीं अगर ये लिमिट है कि आप गाड़ी से 40 के ऊपर नहीं चला सकते। मान लीजिए कोई बाइक वाला 70 की स्पीड में वहाँ से भगा के लेके गया, तो क्या होता है, वहाँ एक डिवाइस होती है, पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस होती है, टार्च की तरह मान लीजिए ऐसे कोई डिवाइस होते हैं, जैसे हम लोग रात में किसी के ऊपर ऐसे टार्च बारते हैं, तो ऐसे टार्च बारते हैं, तो उसमें से जो है कुछ विशेष प्रकार की जो है वेव निकलती हैं। तो वेव जो है जाके उससे टकराती हैं, जो गाड़ी जा रही है, फिर उससे टकराने के बाद तुरंत आ जाती है और उस डिवाइस में पता चल जाता है कि ये जो है गाड़ी कितने स्पीड से गई है। जब पुलिस को पता चल जाता है कि ये एक लिमिट से ज़्यादा जा रही है, तो जो है वो उसको चालान उलान कर देती है। एक तो ये हो गया।
एक तो दूसरा इसका प्रयोग कहाँ होता है, वायुयान में। जैसे कोई ऊपरी बहुत तेज है तो कोई ट्रेन मान लीजिए कोई स्पीड से, इस बेसिकली इसका उपयोग स्पीड के लिए ही किया जाता है। कोई अपनी लिमिट से किसी की स्पीड चेक करना हो, कोई जहाज हो, ट्रेन हो या फिर ट्रैफिक की कोई गाड़ी हो, तो इसकी जो है जहाज वायुयान जैसे आसमान में उड़ रहा है तो वहाँ पर भी इसको हम पता कर सकते हैं इस तरह इस तरंगों को भेजकर कि ये कौन सी स्पीड कहाँ जा रही है। तो ये डॉपलर प्रभाव का नियम वहाँ लागू होता है। अब हम लोग देख लेते हैं ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि की प्रबलता क्या होती है। ये बहुत ज़्यादा हम लोगों को काम आएगा। दोस्तों, ध्वनि तीव्रता और ध्वनि प्रबलता अलग होता है। तीव्रता एक जो है कैलकुलेट करने वाली चीज़ होती है, इसका कानों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई एक हॉर्स पावर का कोई मोटर है, अगर उससे हम खेत की सिंचाई करें, उसका फोर्स बहुत ज़्यादा है। एक हॉर्स पावर का जैसे मोटर है और उसका फोर्स बहुत ज़्यादा है, अगर उससे हम सिंचाई कर रहे हैं खेत की, तो खेत की जो सिंचाई हो रही है वो फोर्स पे नहीं डिपेंड करेगा, वो पानी पे डिपेंड करेगा, वो पानी कितना दे रहा है। यानी 5 हॉर्स पावर का जो मोटर होता है उसमें फोर्स कम होता है लेकिन पानी ज़्यादा होता है। तो यानी जो खेत की सिंचाई होगी वो 5 हॉर्स पावर वाले से बहुत जल्दी होगी और 1 एचपी वाले से बहुत कम होगी, लेकिन फोर्स भले से ही 1 एचपी वाले का हो। उसी प्रकार से ये जो है इसमें फोर्स बताता है, ये कि ये नहीं बताता है कि कान पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है कि भाई कितना तेज़ है, हमारे कान को दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, कान को दुखद लग रहा है, तेज़ लग रहा है। और ये जो है तेज स्पीड को बताती है, तीक्ष्णता को, ये हमारे कान में प्रभाव डालती है, यानी कान के लिए प्रभाव डालती है। और ये जो तीव्रता होती है इसका कान से प्रभाव नहीं होता है, कान से प्रभाव नहीं, यही होता है इसमें। ये मान लीजिए जैसे एक प्रकार की फोर्स है और ये प्रकार की वो 5 एचपी का जो मोटर का वो जो पानी है वो है, यही होता है। यानी तीव्रता चाहे जितनी हो हमारे कान पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक कैलकुलेट करने वाली चीज़ है। और जो प्रबलता है, अगर कोई ध्वनि की प्रबलता बहुत ज़्यादा है तो हमारे कानों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। यही होता है तीव्रता और ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि की प्रबलता में अंतर। ये दोस्त हम लोग देख लिए। और अगर हम लोग अब बात करते हैं ये प्रघाती तरंगे क्या हैं, जिसे इंग्लिश में शॉक वेव बोला जाता है। दोस्तों, ये प्रघाती तरंगे क्या है कि जब कोई पिंड, चाहे जहाज हो, चाहे रॉकेट हो, चाहे भी कोई वस्तु हो, ध्वनि की चाल से अधिक जा रही हो, यानी ध्वनि की चाल से ज़्यादा जा रही हो, तो उसे जो है वो जो है प्रघाती तरंग छोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जहाज है और वह ध्वनि की चाल मान लीजिए एक नॉर्मल में 330 मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्या है दोस्त कि अगर कोई जहाज अगर इस स्पीड से ज़्यादा जा रही है तो वह प्रघाती तरंग छोड़ती है, जो शंक्वाकार होती है, अपने पीछे से प्रघाती तरंगे को छोड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उससे जो है घर के कांच वोच की जो खिड़कियां होती हैं वो चिटक जाती हैं, या तो कहीं कहीं पर दीवार अगर कमज़ोर होती है तो वो गिर जाती हैं। तो यही होता है प्रघाती तरंगे। प्रघाती तरंगे क्या होती हैं कि जब कोई पिंड जो है ध्वनि की चाल से अधिक गति करता है तो वह प्रघाती तरंग छोड़ता है। तो उसी प्रघाती तरंग जो है हमारे यहाँ दैनिक जीवन में यहाँ जो अवसंरचनाएं हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो यही होता है प्रघाती तरंग शंक्वाकार के रूप में छोड़ते हैं। अभी जैसे एक यूपी का चुनाव था तो वहाँ पे नड्डा साहब आए थे रेल अपनी जहाज़ लेकर, तो जहाज़ जैसे उतरने लगी तो मान लीजिए स्पीड बहुत कम थी, लेकिन उसके आवाज़ से जो है वहाँ पर दीवार गिर गई थी। लेकिन ये इसका प्रघाती तरंग का कारण नहीं था। प्रघाती तरंग तभी उत्पन्न होती हैं जब कोई पिंड या कोई रॉकेट, कोई जहाज एक ध्वनि की चाल से अधिक गति करता है, तो उसे हम लोग जो है प्रघाती तरंग कहते हैं। यही हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं ये मैक क्या होती है। मैक का प्रघाती तरंग से संबंध भी होता है। मैक क्या होता है दोस्त कि मैक यह बताता है कि कोई पिंड ध्वनि की चाल से कितना अधिक गुना जा रहा है तो उतना जो है मैक होगा। जैसे एक मैक मतलब कि ध्वनि की चाल से 1 गुना अधिक है। 2 मैक का मतलब कोई पिंड ध्वनि की जितनी स्पीड है उससे 2 गुना इसकी स्पीड है पिंड की, तो उसे कहेंगे इसकी चाल 2 मैक है। अब जैसे ध्वनि की चाल से कोई पिंड 3 गुना अधिक तेज जा रहा है तो उसे हम कहेंगे इसकी स्पीड 3 मैक है। तो इसमें क्या होता है दोस्त, मैक संख्या बराबर क्या होता है, पिंड की चाल। पिंड की चाल हम लोग देखते हैं और बटे जो है ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, यही होता है। और ये माध्यम सेम होना चाहिए। इसमें क्या होता है दोस्त, माध्यम सेम होना चाहिए। यानी ये जल में है तो जल में, और मान लीजिए सॉलिड में है तो सॉलिड में, और वायु में है तो वायु में, यानी माध्यम जो है एक समान होना चाहिए इन लोगों का।
तो यही हो गया कि मैक संख्या क्या होती है कि अगर मैक निकालना हो तो पिंड की चाल कितनी है वो हम लोग देख लेते हैं और उसमें जो है ध्वनि की चाल कितनी है उससे भाग दे देते हैं। तो यही हो गया। इसका मतलब यही है कि यह मैक जो है क्या बताता है कि कोई पिंड जैसे 5 मैक हो गया, तो इसका मतलब यह हो गया कि वह वस्तु, जैसे हम लोग कहें कि एक जहाज है वो 5 मैक की स्पीड से गति कर रही है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वह जहाज जो है ध्वनि की जितनी चाल है उससे 5 गुना तेज जा रही है। अगर कोई कहे, अब जैसे एक बात यहाँ और निकल कर आती है, अगर ध्वनि की चाल और जो है कोई पिंड ध्वनि की चाल से जा रहा है, ध्वनि की चाल से अधिक जा रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये जो है सुपरसोनिक स्पीड है इसकी। अगर कोई, ऐसे हम लोग इसको कह सकते हैं, अगर कोई जैसे पिंड है, कोई जहाज है, उसकी जो है चाल जो है एक मैक से अगर अधिक है, 1 मैक से अधिक है, तो उसे हम लोग कहेंगे सुपरसोनिक बोलते हैं। अगर किसी जहाज की स्पीड जो है 5 मैक से अधिक है, 5 मैक से अधिक है, तो इसे हम लोग हाइपरसोनिक बोलते हैं। यानी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हम लोग समझ गए। 1 मैक से जब उसकी स्पीड अधिक होगी तो उसे हम लोग सुपरसोनिक बोलेंगे, जब उसकी स्पीड जो है 5 मैक से अधिक होगी तो उसे हम लोग हाइपरसोनिक बोलते हैं। और मैक हम लोग समझ लिए क्या होता है, मैक यह बताता है कि ध्वनि की चाल से उसकी तुलना करता है कि ध्वनि की चाल से कितना अधिक है। 5 मैक का मतलब ध्वनि की चाल से 5 गुना तेज, और 1 मैक का मतलब ध्वनि की चाल से 1 गुना तेज। यही होता है मैक में। तो हम लोग यहाँ देख लिए डॉपलर प्रभाव, उसके अनुप्रयोग और प्रबलता और ये तीव्रता में अंतर देखें हम लोग। और यहाँ पर देखें हम लोग प्रघाती तरंगे ये क्या होती हैं, और इसके बाद हम लोग देखें कि मैक संख्या क्या होती है, हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग लाइट शायद ऑप्टिक्स पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, तो मिलते हैं फिर।